चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले के क्वेश्चन तो सारे समझ में आ गए थे, एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम से। ये क्वेश्चन सेंड क्यों नहीं करे भाई, जो होमवर्क था? पहले तो ये बताओ जरा, क्यों भाई? करे नहीं तुमने क्वेश्चन ये? चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। चेक करना है कि क्या 6 की पावर n कभी भी एंड हो सकता है विद द डिजिट ज़ीरो। क्या 6 की हम कोई भी पावर करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो क्या उसमें कभी भी लास्ट डिजिट ज़ीरो आ सकती है या नहीं, ये चेक करना है। अब देखो, लास्ट डिजिट ज़ीरो कब होती है? लास्ट डिजिट ज़ीरो कब होती है? जब किसी नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वन नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, जब हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी उस नंबर के लास्ट में ज़ीरो आता है ना? ठीक है। अच्छा, किसी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 के प्राइम फैक्टर ज़रूर आने चाहिए। हाँ, चलो मैं क्या बता रहा था कि देखो, कोई भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो कब हो सकता है? जब उस नंबर में मल्टीप्लाई करी गई हो 10 से। ठीक है। अब अगर उस नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 के प्राइम फैक्टर भी आने चाहिए। 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, करके देखते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5। कहने का मतलब, अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो जीरो होगी। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं 35 की मल्टीप्लाई 10 से कर दूं तो 350 आ जाएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट जीरो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, ठीक। और अगर हमें चेक करना हो कि भाई, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n में n यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 6 की पावर n क्या कभी जीरो पर एंड हो सकता है? कहने का मतलब, n की अगर हम 1 वैल्यू रखेंगे तो 6 आएगा, n की अगर हम 2 वैल्यू रखेंगे तो 36 आएगा, n की अगर हम 3 वैल्यू रखेंगे तो 216 आएगा, है ना? इस तरह से हम n की वैल्यू रखते जाएं। क्या कभी कोई नंबर ऐसा आ सकता है जो जीरो पे एंड हो? चेक कर लेते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा 6 के फैक्टर पे। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3 प्राइम फैक्टर। तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 और उसकी पावर n। क्या इन प्राइम फैक्टर्स में तुम्हें 10 के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 एंड 5, लेकिन इसमें केवल 2 दे रखा है, 5 नहीं है। तो हम बोल देंगे हैंस हैंस 6 does not contain prime factors of 10. So 6 की पावर n cannot be and with digit 0, क्योंकि भाई 6 के प्राइम फैक्टर में 10 के प्राइम फैक्टर नहीं आते हैं। इसीलिए जो 6 की पावर n है वो कभी भी जीरो पर एंड नहीं हो सकता। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्यों भाई?
नोट कर लो इसको। कर लिया भाई नोट? क्यों भाई, जल्दी करो इसको नोट। हाँ भी कर लिया तुमने भी, देव तारन बासु? चलो, हाँ तो इसमें भी ऑप्शन आता है एक। चलो देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, एक नंबर ये है, ठीक है, एंड दूसरा नंबर ये रहा, ठीक है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक। पहला नंबर है ये। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। चलो चेक कर लेते हैं इसको, क्या इसके कितने फैक्टर हैं। अब देखो, अगर इसको सोल्व करेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है ना, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस है, और ये नंबर फिर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो बचा 1, तो ये हो गया 13। ये कितना हो गया, 7 × 11 77 + 1, तो ये हो गया 13 × 78, ठीक है। तो इसके नंबर्स अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 78 को लिखेंगे तो 13 × 6 लिख सकते हैं, नहीं, या फिर 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर कितने आते हैं, 2 और 3। तो ज़रा इस नंबर के फैक्टर देखो, ये जो भी नंबर है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 13 का स्क्वायर × 2 × 3, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है भाई 2 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और ये जो भी नंबर है ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, तो बोल देंगे यस, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये वाला नंबर तो हो गया कंपोजिट। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं, क्या दूसरा नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं।
तो दूसरा नंबर क्या है भाई, लिख लेते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है हमको 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो देखो ये पूरा एक मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है और प्लस करके 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 1, ये बचेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 गुणा 6 कितना हो गया, 6 चौक 24, 144 हो गया। और मल्टीप्लाई 7 कर दो, 7 चौक 28, 2 30 और 7 3 10, कितना आ रहा है 1008 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये जो भी नंबर आएगा चाहे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5045 मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ये 5045 आ रहा है, 5045। कहने का मतलब ये नंबर है, ठीक है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखो इस नंबर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका फैक्टर एक तो 5 आ रहा है ना। इसका फैक्टर एक तो 5 आ रहा है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। एक फैक्टर आ रहा है इसका 1009, क्योंकि ये दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करके ही तो ये नंबर आया। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। और चौथा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर खुद हो जाएगा 5045। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे यस, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आ गया भाई समझ में, नोट कर लो अब इसको। कर लिया भाई, नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो, ट्राई करो करने की। चलो देखो, देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है ना, ठीक। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑन द फील्ड। एक लड़की है सोनिया। सोनिया अगर इस पाथ का एक चक्कर लगाती है, सोनिया, ठीक है, तो सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। चलो, रवि टेक्स 12 मिनट्स, और जो रवि है, रवि को इसका चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, ठीक है, एंड एट सेम टाइम, और एक ही टाइम पर स्टार्ट करा, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही ये जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है, ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि वो कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें उन नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो सोनिया कितना टाइम ले रही है? सोनिया ले रही है 18 मिनट, और रवि 12 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई? देखो, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, और 12 का 2 6 जा 12, 2 3 3 1। तो देखो 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। कॉमन नंबर्स 2 और 3 ही हैं, तो इन दोनों की बड़ी वाली पावर्स ले लेंगे, ठीक है। 2 की पावर भी 2 ले लेंगे, और 3 की पावर भी 2 ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 9, कितना आ जाएगा आंसर? 36। तो ये जो 36 आया, यही है अपना आंसर। तो लिख देंगे दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट्स, ठीक है भाई।
36 मिनट्स के बाद वो दोबारा से उसी पॉइंट पर मिलेंगे। आ गया समझ में? नोट कर लो भाई इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। HCF दे रखा है 306 और 657 का 9। LCM निकालना है इन दोनों नंबर्स का। चलें भाई आगे। चलो देखो, ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। मैंने इरेशनल नंबर्स कौन से बताए थे, कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन, विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P अपॉन Q। ठीक है, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, उसी को बोलते हैं हम कौन से नंबर्स? इरेशनल नंबर्स। अच्छा एग्जाम्पल, अगर इरेशनल नंबर तुम्हें बताने हैं तो भाई अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। ठीक, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना कि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब देखा जाए रेशनल नंबर। थोड़ा सा बताओ मुझे, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स, देखो रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं 6 है तो 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया है नंबर। जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये जो P और Q होते हैं ना, P एंड Q, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। हैव कॉमन फैक्टर 1, और कोई नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है ना, फ्रैक्शन क्या लिखी मैंने? मैंने लिखी 4/18। 4/18, तो अभी क्या है, अभी जो इनका कॉमन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि 2 4 को भी कट कर देगा और 18 को भी।
तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से पहले कट ही कर लेते हैं, तो 2 से 2 टाइम और 2 से 9 टाइम, तो 2/9। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया अपनी। कहने का मतलब ये P/Q की फॉर्म में आ गया। अगर अब देखा जाए तो अब इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 है। ठीक है, केवल और केवल क्या है, वो 1 है। समझ में आया? चलो, ये बात ध्यान रखने वाली थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, वो क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई कोई भी नंबर दे रखा होगा और उसको हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्रूफ √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे स्टेप हम करेंगे सेम वही स्टेप तुम्हें लिखने हैं। चलो देखो किस तरह से करते हैं। ये हमको प्रूफ करना है इर्रेशनल। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि लेट अस अज्यूम कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब इसका उल्टा है ना, कि √2 एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर प्रूफ कर लिया, मतलब लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब जब हम इसको लेट कर रहे हैं कि रेशनल नंबर है और हम उसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको रेशनल प्रूफ कर ही नहीं पाए, तो ये इर्रेशनल ही हो जाना है। ठीक है, चलो, तो अब क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया है, तो लेट कर लिया है, तो क्या रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q, तो क्या √2 को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल। वेयर जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं है, ये हमने बोल दिया, क्योंकि Q 0 के बराबर हो जाएगा तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आ जाता है तो उसका मतलब नोट डिफाइन हो जाता है ना, इसलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले बोल दिया कि भैया Q 0 नहीं है। ठीक है, एंड P एंड Q जो हैं आर को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वही नंबर होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं कि भाई जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, कि 1 से अलग इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, तो उन नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 1 बाय 1 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सही है, समझ में आया इतना? चलो ठीक, अगर इतना समझ में आया ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, Q को अगर हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये ऐसा हो सकता है √2Q इक्वल्स टू P, ऐसा लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू Q का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। कहने का मतलब √2 का स्क्वायर 2 इंटू Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई देखो, 2 इंटू Q स्क्वायर, जब 2 की मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में करते हैं तो हमें P स्क्वायर मिल रहा है। जैसे ये है ना, अगर 2 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो हमें 10 मिलता है, तो अगर मैं Q स्क्वायर को 5 लेट कर लूँ और 2 की जगह 2 है, तो और P स्क्वायर को 10 लेट कर लूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि भाई ये 5 भी 10 को डिवाइड करेगा और 2 भी 10 को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 10 के ही तो मल्टीपल हैं, 10 के ही तो फैक्टर्स हैं। समझ में आई ये बात? वैसे ही अगर मैं ऊपर देखूँ, ये जो लिखा हुआ है 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर,
मतलब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और टू भी पी को डिवाइड करेगा। समझ में आया? तो हम यहां से ये लिख सकते हैं भाई कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। टू पी को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज और देख लो, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4 डिवाइड्स 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 4? नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 16। 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 4, तो क्या 4 8 को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल, 2 टाइम्स। देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसको, उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे इसको मैं रफ कर देता हूं, जैसे 4 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 डिवाइड्स 8 स्क्वायर, तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड पी ऑल्सो, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई। अब जैसे ये जो 4 है वो 8 स्क्वायर को, ठीक है, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है? 16 टाइम। और उस नंबर को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है? 2 टाइम्स। अलग अलग टाइम से डिवाइड करेगा, जैसे 16 टाइम डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट, जब हम 2 की मल्टीप्लाई सी में करते हैं तब हमको पी स्क्वायर मिलता है। कहने का मतलब जब हम 2 की मल्टीप्लाई सी में करते हैं तो हमें पी मिलता है, पी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ था 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। जब हम 2 की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में करते हैं तब हम पी स्क्वायर मिलेगा। तो लेट कर लिया, जब हम 2 की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो हमको पी मिलेगा। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, इसको पहली वाली इक्वेशन को 1 लेट कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। पी की वैल्यू क्या है? 2c लेट करी है हमने। इक्वेशन 1 क्या थी? 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या थी? 2c, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी का स्क्वायर, है ना। चलो अब देखो, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू सी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है भाई। चलो अब देखो, यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि जब हम 2 की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में कर रहे हैं तो हमको क्यू स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, क्योंकि 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो क्यू 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहां पे क्या? यहां पे 2 पी को डिवाइड कर रहा था, तो लेट कर लेते हैं। लेट 2 इंटू डी इक्वल्स टू सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसको इक्वेशन सेकेंड, या लेट करने की जरूरत भी नहीं है, इतने से ही देख सकते हैं। अब देखो जरा, जो मैं समझाने जा रहा हूं यहाँ पे वो ये समझाने जा रहा हूं कि देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा था? 2 पी को भी डिवाइड कर रहा था, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा था।
हमने पी और क्यू कैसे नंबर माने थे? पी और क्यू नंबर मानेंगे थे हमने को प्राइम नंबर, जिनका 1 से अलग कोई भी फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ तो 1 से अलग इनका एक फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अपना जो ये हमने रेशनल नंबर इसको माना, ये गलत हो गया नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो इसके दो फैक्टर, यहाँ पे तो इसका 2 एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन आना ही नहीं चाहिए था। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 जो है, 2 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q। 2 जो है P और Q का फैक्टर आ रहा है। सो जो अपनी कॉन्ट्राडिक्शन थी, या एज्यूम्शन लिखो, सो आवर एज्यूम्शन वॉज रॉन्ग। अपनी एज्यूम्शन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, जो हमने एज्यूम करा था। देयरफॉर अंडर रूट 2 कैसा हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको रेशनल प्रूफ कर ही नहीं पाए, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई, ये बताओ जरा। चलो, इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी में नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, देन हम आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।